बड़ा खुलासा। झनक ने क्यों रचा मंत्री की मौत का नाटक? डॉक्टर ने अनिरुद्ध को दिया सबूत, पूरा खेल पलटा। मायरा टेली एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मायरा और आज झनक के जिस महा ट्विस्ट का विश्लेषण हम करने जा रहे हैं वो अब तक के सारे समीकरणों को पलट कर रख देगा। जो कहानी आपने मुझे बताई है, जिसमें मंत्री जी की मौत का नाटक, डॉक्टर की भूमिका और झनक की वो रहस्यमय चिट्ठी शामिल है, ये ट्रैक शो को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाने वाला है। आज हम इसी जबरदस्त कहानी के पहले हिस्से पर बात करेंगे, जहां एक तरफ मातम का नाटक है तो दूसरी तरफ पुलिस की हथकड़ियां। सबसे पहले हम उस मंजर पर नजर डालते हैं जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। अस्पताल का माहौल बेहद तनावपूर्ण है, जहां मंत्री जी की हालत नाजुक बनी हुई थी। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब वहां शहर के बड़े डॉक्टर की एंट्री होती है। ये वो डॉक्टर हैं जो मंत्री जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। कहानी में सबसे बड़ा भूचाल तब आता है जब डॉक्टर के हाथ झनक की लिखी हुई एक चिट्ठी लगती है। ये कोई साधारण चिट्ठी नहीं है, बल्कि ये इस पूरे शतरंज के खेल की आखिरी चाल है। हम देख रहे हैं कि झनक, जो अब तक मंत्री जी के खिलाफ खड़ी थी, उसने एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला कदम उठाया है। उस चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़ते ही डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। ये चिट्ठी मंत्री जी को बचाने का एक कोडेड मैसेज थी। झनक ने समझदारी दिखाते हुए ये भांप लिया था कि अगर मंत्री जी इस वक्त जिंदा पकड़े गए या उन पर केस चला तो वे अपनी पावर का इस्तेमाल करके पूरे बोस परिवार और अनिरुद्ध को खत्म कर देंगे। इसलिए सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इसी तर्ज पर झनक ने ये प्लान बनाया। जैसे ही बड़े डॉक्टर ने वो चिट्ठी पढ़ी, उन्होंने तुरंत स्थिति को संभाल लिया। उन्होंने आईसीयू के बाहर आकर मीडिया, पुलिस और परिवार, सृष्टि, अर्शी, अनिरुद्ध के सामने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। डॉक्टर ने भारी मन से घोषणा कर दी कि मंत्री जी अब हमारे बीच नहीं रहे। मंत्री जी को मृत घोषित करना ये उस प्लान का हिस्सा था जो झनक की चिट्ठी में लिखा था। मकसद साफ था, मंत्री जी को कानूनी शिकंजे और मीडिया ट्रायल से बचाना, लेकिन एक अलग तरीके से। उन्हें दुनिया की नज़रों में मार दिया गया था ताकि वे अंडरग्राउंड हो सके या फिर उन्हें किसी गुप्त स्थान पर भेजा जा सके। ये ट्विस्ट इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि अब दुनिया को लग रहा है कि एक बड़ा राजनेता मारा गया है और इसका इल्जाम किसी न किसी पर तो आना ही था। अब बात करते हैं उस अफरा तफरी की जो इस घोषणा के बाद मची। मंत्री जी को मृत घोषित करते ही वहां मौजूद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। पुलिस को लगा कि ये कोई स्वाभाविक मौत नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश है। और यहीं पर कहानी का दूसरा सबसे बड़ा धमाका होता है। पुलिस ने बिना वक्त गवाए वहां मौजूद सभी संदिग्धों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और इस गिरफ्तारी की चपेट में सिर्फ असली मुजरिम ही नहीं, बल्कि अंकुश भी आ गए। जैसा कि आपने बताया, जितने भी दोषी थे और उनके साथ अंकुश, सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये दृश्य देखना अनिरुद्ध के लिए किसी दुष्स्वप्न से कम नहीं था। एक तरफ उसे खबर मिली कि मंत्री जी की मौत हो गई है, जो कि झूठ है, और दूसरी तरफ वो देख रहा है कि उसके चाचा अंकुश को पुलिस घसीटते हुए ले जा रही है। मायरा टेली एक्सप्रेस पर हम इस बात की गहराई को समझते हैं कि झनक ने ये जोखिम क्यों उठाया। झनक जानती थी कि सृष्टि और उसके साथी मंत्री जी के जिंदा रहते हुए कभी भी हार नहीं मानेंगे। मंत्री जी को मृत घोषित करवाकर झनक ने सृष्टि का सबसे बड़ा कवच छीन लिया है, लेकिन इसकी कीमत अंकुश को चुकानी पड़ रही है। पुलिस का मानना है कि मंत्री जी की मौत के पीछे एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, और चूंकि अंकुश का मंत्री जी से विवाद चल रहा था, इसलिए पुलिस ने उन्हें प्राइम सस्पेक्ट या साजिश का हिस्सा मानकर गिरफ्तार किया है। वहां मौजूद अन्य दोषी, जो शायद सृष्टि के आदमी थे या तेजस के गुर्गे थे, उन्हें भी धर दबोचा गया। अस्पताल का गलियारा एक युद्ध के मैदान में बदल गया, जहां हर कोई खुद को बेगुनाह साबित करने में लगा हुआ था। लेकिन बड़े डॉक्टर की गवाही और उस चिट्ठी के असर ने सबको खामोश कर दिया। अनिरुद्ध इस वक्त पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि झनक, जो हमेशा सच का साथ देती थी, उसकी लिखी चिट्ठी का इस मौत से क्या कनेक्शन है। क्या झनक ने मंत्री जी को मारने की साजिश रची या उन्हें बचाने की? अनिरुद्ध के दिमाग में ये सवाल घूम रहा है। वो देख रहा है कि अर्शी और सृष्टि, जो मंत्री जी की मौत की खबर से सदमे में है या शायद नाटक कर रहे हैं, वे अब सारा दोष अंकुश और झनक पर मढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। सृष्टि चिल्ला चिल्लाकर पुलिस से कह रही है कि मेरे भाई जैसे मंत्री जी को इन लोगों ने मार डाला।
सृष्टि का ये ड्रामा पुलिस को और ज्यादा सख्ती करने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन असली राज तो उस बड़े डॉक्टर के पास सुरक्षित है जिसने झनक की चिट्ठी अपनी जेब में रख ली है। उस चिट्ठी में झनक ने लिखा था कि मंत्री जी को बचाने का यही एकमात्र रास्ता है, उन्हें मृत घोषित कर दिया जाए ताकि उनके दुश्मन या कानून उन तक न पहुंच सके। बदले में शायद झनक ने कोई बड़ी शर्त रखी होगी। ये एक तरह का सौदा था, लेकिन इस सौदे ने अंकुश को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है। दर्शकों के लिए ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि झनक जो अपने पिता के हक के लिए लड़ रही थी, उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ क्यों बुलवाया? क्या वो किसी को प्रोटेक्ट कर रही है, या ये उसकी कोई चाल है ताकि मंत्री जी के मरने के बाद सृष्टि अकेली पड़ जाए और गलतियां करे? इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो तय है, बोस परिवार अब पूरी तरह बिखर चुका है। मंत्री जी की मृत्यु के बाद उनकी पार्टी के लोगों, मीडिया और पुलिस का दबाव अनिरुद्ध के परिवार पर आ गया है। अंकुश की गिरफ्तारी ने अनिरुद्ध के हाथ बांध दिए हैं। वो पुलिस कमिश्नर से बहस कर रहा है, लेकिन सबूत यानी मंत्री जी की डेड बॉडी का नाटक इतना पक्का है कि कोई भी सुनने को तैयार नहीं। उधर डॉक्टर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं, ये इशारा करते हुए कि काम हो गया। झनक दूर खड़ी ये तमाशा देख रही है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन एक दृढ़ निश्चय भी है। उसे पता है कि उसने जो किया है उसकी वजह से उसे गलत समझा जाएगा। शायद अनिरुद्ध भी उसे नफरत करने लगे, लेकिन ये एक बड़ी बाजी जीतने के लिए छोटी कुर्बानी थी। इस पहले हिस्से का अंत हमें सस्पेंस पर करते हैं कि अब जब मंत्री जी मर चुके हैं और अंकुश जेल जा चुके हैं, तो सृष्टि का अगला कदम क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, वो चिट्ठी अगर किसी और के हाथ लग गई तो क्या होगा? झनक का ये प्लान क्या वाकई सफल होगा, या ये उसी के गले की फांस बन जाएगा? ये कहानी अब एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन चुकी है। और कहानी के इस दूसरे हिस्से में हम उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे जिसने हर दर्शक को और खुद अनिरुद्ध को भी उलझन में डाल दिया है। आखिर झनक ने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों उसने मंत्री जी की झूठी मौत का नाटक रचा और अपने ही सबसे बड़े सपोर्टर अंकुश दा को जेल जाने दिया? दोस्तों, जो सच अब सामने आने वाला है वो दिल दहला देने वाला है। झनक का ये पूरा खेल, ये पूरी साजिश और ये कुर्बानी किसी और के लिए नहीं, बल्कि उसके प्यार, उसके जीवन के आधार अनिरुद्ध, जिसे वो मन ही मन अपना सब कुछ मानती है, को बचाने के लिए थी। इस कहानी की परतें अब खुल रही हैं। हमें फ्लैशबैक में या झनक के नज़रिए से ये पता चलता है कि अस्पताल में बड़े डॉक्टर को चिट्ठी देने से ठीक पहले क्या हुआ था। दरअसल मंत्री जी ने अपनी नाजुक हालत में भी एक बहुत ही खौफनाक चाल चली थी। उनके आदमियों ने या खुद मंत्री जी ने झनक को एक संदेश भिजवाया था, एक धमकी। धमकी ये थी कि अगर मंत्री जी का सच बाहर आया या अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो उसका सीधा खामियाजा अनिरुद्ध को भुगतना पड़ेगा। मंत्री जी ने अनिरुद्ध की जान लेने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रखा था। शायद उनके गुंडे अंकुश पर निशाना साधे बैठे थे, या फिर अनिरुद्ध की गाड़ी में बम था, या कोई ऐसा कानूनी दांव जिससे अनिरुद्ध को फांसी की सजा हो सकती थी। मीरा टेली एक्सप्रेस पर हम इस भावनात्मक पहलू का विश्लेषण करते हैं। झनक के पास दो रास्ते थे, या तो वो जिद पर अड़ी रहती और मंत्री जी को बेनकाब करती जिससे अनिरुद्ध की जान चली जाती, या फिर वो एक ऐसा रास्ता चुनती जिससे अनिरुद्ध की जान बच जाए, भले ही इसके लिए उसे पूरी दुनिया, यहाँ तक कि खुद अनिरुद्ध की नज़रों में भी गिरना पड़े। झनक ने दूसरा रास्ता चुना। उसने सोचा कि अगर अनिरुद्ध जिंदा रहेगा तो सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा, लेकिन अगर अनिरुद्ध ही नहीं रहा तो इस जीत का क्या मतलब? इसलिए झनक ने तुरंत दिमाग लगाया और मंत्री जी को मृत घोषित करवाने का नाटक किया। इस नाटक के पीछे झनक का लॉजिक बहुत गहरा था। जब तक मंत्री जी जिंदा और एक्टिव थे, तब तक अनिरुद्ध पर खतरा मंडरा रहा था। लेकिन जैसे ही मंत्री जी को मृत घोषित किया गया, उनके गुर्गों और उनके सिस्टम को ये सिग्नल मिल गया कि अब खेल खत्म हो चुका है या प्लान बदल गया है। इस तरह अनिरुद्ध के सिर पर मंडरा रही मौत टल गई। लेकिन इस जान को बचाने की कीमत बहुत भारी थी। झनक जानती थी कि इस नाटक के चलते पुलिस जांच होगी और शक की सुई उन लोगों पर जाएगी जो मंत्री जी के खिलाफ थे, यानी अंकुश। अब हम आते हैं अंकुश की गिरफ्तारी पर। आप सोच रहे होंगे कि झनक ने अंकुश को जेल क्यों जाने दिया? क्या वो अपने चाचा जैसे अंकुश दा को बचा नहीं सकती थी? यहाँ पर झनक की दूरदर्शिता काम आती है। झनक को पता था कि बाहर यानी खुली दुनिया में मंत्री जी के छुपे हुए दुश्मन और सृष्टि के लोग अंकुश को मार सकते हैं। मंत्री जी के मरने के बाद उनके वफादार लोग बदला लेने के लिए अंकुश पर हमला कर सकते थे। इसलिए झनक ने सोचा कि इस वक्त अंकुश के लिए सबसे सुरक्षित जगह अगर कोई है तो वो पुलिस कस्टडी या जेल है। जेल में कम से कम वे सृष्टि और मंत्री के गुंडों
गुंडों की सीधी पहुंच से दूर रहेंगे। ये एक कड़वा घूंट था जिसे झनक ने पिया। उसे पता था कि अंकुश उसे गलत समझेंगे, अनिरुद्ध उससे नफरत करेगा, लेकिन उन दोनों को जिंदा रखने के लिए ये जरूरी था। सीन में हम देखते हैं कि अनिरुद्ध पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों है। वो झनक की तरफ देखता है, उम्मीद करता है कि वो कुछ बोलेगी, सफाई देगी, लेकिन झनक खामोश खड़ी है। उसकी ये खामोशी अनिरुद्ध को तोड़ रही है। अनिरुद्ध को लग रहा है कि झनक ने पैसों के लिए या डर के कारण या किसी लालच में आकर मंत्री जी के पक्ष में ये खेल खेला है। उसे ये नहीं पता कि जिस सांस को वो ले रहा है वो झनक की इसी गद्दारी की देन है। झनक की चिट्ठी में डॉक्टर को यही निर्देश था, मंत्री जी को मृत बताओ ताकि अनिरुद्ध पर से निशाना हट जाए। मैं दुनिया की नज़रों में बुरी बनने को तैयार हूँ। उधर सृष्टि और अर्शी इस पूरे घटनाक्रम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वे अनिरुद्ध के कान भर रहे हैं। सृष्टि कह रही है, देखा अनिरुद्ध, मैंने कहा था ना कि इस लड़की का खून गंदा है। इसने अपने फायदे के लिए मंत्री जी की मौत का तमाशा बनाया और तुम्हारे चाचा को जेल भिजवा दिया। अनिरुद्ध, जो अभी गुस्से और कंफ्यूजन में है, वे इन बातों पर यकीन करने लगता है। ये झनक के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। वो देख रही है कि जिस इंसान के लिए उसने अपनी आत्मा तक को दांव पर लगा दिया, वही इंसान आज उसे अपराधी मान रहा है। लेकिन इस अंधेरे में भी एक उम्मीद की किरण है। वो है बड़ा डॉक्टर। डॉक्टर को अब झनक की असलियत पता है। वो जानता है कि ये लड़की कोई अपराधी नहीं बल्कि एक त्यागी है। डॉक्टर की नज़रों में झनक के लिए इज्जत बढ़ गई है। हो सकता है कि डॉक्टर झनक के इस प्लान में उसका गुप्त साथी बन जाए। वो पुलिस को कुछ ऐसे सुराग दे सकता है जिससे अंकुश पर लगा केस कमजोर पड़ जाए, लेकिन वो मंत्री जी के जिंदा होने का राज अभी नहीं खोलेगा, क्योंकि ऐसा करते ही अनिरुद्ध की जान फिर खतरे में आ जाएगी। कहानी के इस मोड़ पर झनक अकेली खड़ी है। एक तरफ पुलिस उसे शक की निगाह से देख रही है, दूसरी तरफ बोस परिवार उसे कोस रहा है और उसका प्यार अनिरुद्ध उसे मुंह फेर चुका है। लेकिन झनक के चेहरे पर एक संतोष है। अनिरुद्ध सुरक्षित है। वो मन ही मन कहती है, तुम मुझे नफरत करो अनिरुद्ध, लेकिन तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए तुम्हारे प्यार से ज्यादा जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि मंत्री जी कहाँ गए? मृत घोषित होने के बाद उन्हें एम्बुलेंस या शव वाहन में पिछले दरवाजे से कहाँ भेजा गया? क्या झनक ने उन्हें कहीं कैद करवाया है, या मंत्री जी ने खुद गायब होने के लिए झनक की इस योजना का फायदा उठाया है? और सबसे बड़ा सवाल, अंकुश को जेल से बाहर निकालने के लिए झनक अब अगला कदम क्या उठाएगी, वो भी बिना अनिरुद्ध की जान खतरे में डाले। मायरा टेली एक्सप्रेस के मेरे सभी दर्शकों, कहानी के इस तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आपका स्वागत है। मैं हूं मायरा और आज हम झनक के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां रिश्तों के मायने पूरी तरह बदल चुके हैं। पिछले हिस्से में आपने देखा कि कैसे झनक ने मंत्री जी की झूठी मौत का नाटक रचा और अपने ही रक्षक अंकुश को जेल जाने दिया। लेकिन दोस्तों, अब जो सच मैं आपको बताने जा रही हूं वो आपके होश उड़ा देगा। झनक ने ये इतनी बड़ी कुर्बानी, ये बदनामी और ये नफरत अनिरुद्ध के लिए नहीं, बल्कि उस एक इंसान के लिए सही है जो इस पूरी सिस्टम से लड़ने की ताकत रखता है। वो है एसपी ऋषि। जी हाँ, आपने सही सुना। झनक का ये पूरा मास्टर प्लान एसपी ऋषि की जान बचाने के लिए था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एसपी ऋषि की जान को खतरा क्यों था और झनक ने मंत्री जी को मारकर उन्हें कैसे बचाया। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। दरअसल जिस वक्त मंत्री जी अस्पताल में भर्ती थे, उन्होंने अपनी आखिरी चाल चल दी थी। मंत्री जी जानते थे कि एसपी ऋषि ही एकमात्र ऐसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं जिनके पास उनके और सृष्टि के खिलाफ पक्के सबूत हैं। एसपी ऋषि अंकुश की मदद से उस फाइल तक पहुंच चुके थे जो मंत्री जी की पूरी सल्तनत को खत्म कर सकती थी। इसलिए मंत्री जी ने अपने शार्प शूटर्स को आदेश दे दिया था कि आज रात ही एसपी ऋषि की गाड़ी को उड़ा दिया जाए या उनका इनकाउंटर कर दिया जाए। झनक को इस खौफनाक साजिश की भनक लग गई थी। शायद उसे अस्पताल में मंत्री जी के किसी आदमी की बात सुनने को मिल गई थी या उसे कोई सुराग मिला था। झनक के पास वक्त बहुत कम था। वो जानती थी कि अगर वो सीधे पुलिस या अनिरुद्ध को बताएगी तो मंत्री जी के गुंडे सतर्क हो जाएंगे और ऋषि को मारने का प्लान और जल्दी अंजाम दे देंगे। एसपी ऋषि का जिंदा रहना इस केस के लिए और अंकुश को न्याय दिलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। अगर ऋषि मर जाते तो अंकुश को जेल से बाहर निकालने वाला और सृष्टि को सजा दिलाने वाला कोई नहीं बचता। इसलिए झनक ने तुरंत दिमाग लगाया। उसने सोचा कि अगर मंत्री जी की मौत की खबर फैल जाए तो उनके गुंडे और शूटर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। जब बॉस ही नहीं रहा तो उनका दिया हुआ ऑर्डर यानी ऋषि को मारने का अपने आप होल्ड पर चला जाएगा या कैंसिल हो जाएगा।
इसी सोच के साथ झनक ने डॉक्टर को वो चिट्ठी लिखी और मंत्री जी की झूठी मौत का नाटक रचा। जैसे ही खबर फैली कि मंत्री जी नहीं रहे, शहर में अफरा तफरी मच गई और इसी हड़कंप का फायदा उठाकर एसपी ऋषि की जान बच गई। मंत्री जी के गुंडे अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन इस योजना का एक बहुत ही दर्दनाक पहलू ये है कि अनिरुद्ध को इस सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं है। बोस हाउस में अनिरुद्ध गुस्से से पागल हो रहा है। वो झनक को एक ऐसी नज़र से देख रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत है। अनिरुद्ध को लग रहा है कि झनक ने पैसों के लिए या डर के कारण मंत्री जी का साथ दिया और उसके चाचा अंकुश को फंसा दिया। सीन बेहद तनावपूर्ण है। अनिरुद्ध झनक के कमरे में आता है और चिल्लाकर पूछता है, झनक जवाब दो, तुमने एसपी ऋषि को भी धोखा दिया और मेरे चाचा को भी। क्या तुम्हें अंदाजा है कि ऋषि सर इस केस में हमारी आखिरी उम्मीद थे और तुमने मंत्री जी को बचाने के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया? झनक खामोश खड़ी है। उसका दिल रो रहा है। वो अनिरुद्ध को चीख चीख कर बताना चाहती है कि अनिरुद्ध, मैंने ये सब ऋषि सर को बचाने के लिए किया है। अगर मंत्री जी जिंदा रहते तो आज ऋषि सर की लाश बिछ जाती। लेकिन वो जानती है कि दीवारों के भी कान होते हैं। अगर उसने अनिरुद्ध को सच बता दिया और गलती से ये बात सृष्टि या अर्शी तक पहुंच गई तो ऋषि की जान पर खतरा फिर से मंडराने लगेगा। इसलिए झनक अनिरुद्ध की नफरत को विष की तरह पी जाती है। वो अनिरुद्ध की आंखों में देखती है और मन ही मन कहती है, मुझे गलत समझो अनिरुद्ध, लेकिन ऋषि सर का जिंदा रहना ही हम सब की जीत है। उधर जेल में अंकुश भी परेशान है, लेकिन अंकुश और एसपी ऋषि के बीच एक गहरा तालमेल है। जेल के अंदर एसपी ऋषि, जो शायद अभी सस्पेंडेड है या अंडरकवर काम कर रहे हैं, का कोई संदेशवाहक पहुंचता है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि एसपी ऋषि को झनक के प्लान पर शक हो गया है। एक तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर होने के नाते ऋषि समझ गए हैं कि मंत्री जी की मौत का समय और उनके ऊपर होने वाले हमले के कैंसिल होने का समय एक ही है। ऋषि अपना जासूसी दिमाग लगा रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि झनक ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला है। मायरा टेली एक्सप्रेस पर हम देख रहे हैं कि सृष्टि और अर्शी इस वक्त 7वें आसमान पर हैं। सृष्टि को लग रहा है कि मंत्री जी मर गए और एसपी ऋषि का सपोर्ट सिस्टम अंकुश जेल में है, तो अब उसका रास्ता साफ है। वो अनिरुद्ध को भड़का रही है। वो कह रही है, देखा अनिरुद्ध, ये झनक कभी भी हमारी नहीं थी। इसने पुलिस को गुमराह किया। मुझे तो लगता है इसका एसपी ऋषि के साथ भी कोई झगड़ा था, इसलिए इसने ऐसी चाल चली कि ऋषि सर हाथ मलते रह जाएं। सृष्टि की ये जहरीली बातें अनिरुद्ध के दिमाग में घर कर रही है। अनिरुद्ध अब ठान लेता है कि वो झनक का पर्दाफाश करके रहेगा। अनिरुद्ध अब खुद जासूसी करना शुरू करता है। वो उस डॉक्टर के पीछे पड़ता है जिसने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया था। वो अस्पताल के रिकॉर्ड्स खंगालने की कोशिश करता है। इसी दौरान अनिरुद्ध को एक बहुत ही अजीब सुराग मिलता है। उसे झनक के फोन में या उसके कमरे में एक नक्शा मिलता है, एक सुनसान जगह का नक्शा। ये वही जगह है जहां झनक ने मंत्री जी को छुपा रखा है। अनिरुद्ध को लगता है कि झनक वहां सृष्टि या मंत्री के आदमियों से मिलने जाती है। उसे ये गलतफहमी हो जाती है कि झनक अब पूरी तरह से दुश्मन के खेमे में शामिल हो चुकी है। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब झनक रात के अंधेरे में चुपके से घर से निकलती है। अनिरुद्ध उसका पीछा करता है। झनक सुनसान रास्तों से होती हुई एक पुराने गोदाम या सेफ हाउस के पास पहुंचती है। अनिरुद्ध अपनी गाड़ी दूर खड़ी करता है और छुप कर देखता है। वो देखता है कि झनक अंदर जा रही है। अनिरुद्ध को उम्मीद है कि अंदर सृष्टि होगी, लेकिन तभी वहां एक और गाड़ी आती है। उस गाड़ी से जो शख्स उतरता है उसे देखकर अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि एसपी ऋषि है। जी हाँ, एसपी ऋषि भी उसी जगह पहुंचे हैं। अनिरुद्ध का दिमाग चकरा जाता है। ऋषि सर यहाँ झनक के साथ क्या कर रहे हैं? क्या ऋषि सर भी झनक के साथ मिले हुए हैं? क्या ये सब इन दोनों की मिली भगत है? अनिरुद्ध को एक गहरा धक्का लगता है। उसे लगता है कि जिसे वो ईमानदार ऑफिसर मानता था और जिस लड़की से वो प्यार करता था, दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया। अनिरुद्ध का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका है। वो बिना सोचे समझे अंदर जाने का फैसला करता है, ये जाने बिना कि अंदर का सच कुछ और ही है। अंदर का दृश्य कुछ ऐसा है। झनक और एसपी ऋषि आमने सामने हैं। ऋषि झनक से पूछ रहे हैं, झनक तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मंत्री की मौत का नाटक क्यों रचा? झनक उन्हें बताती है, सर वो लोग आज रात आपको मारने वाले थे, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। एसपी ऋषि हैरान रह जाते हैं। उन्हें झनक की बुद्धिमानी और साहस पर गर्व होता है। तभी वहां लेटे हुए यानी बेहोश या घायल मंत्री जी कराहते हैं। ऋषि देख लेते हैं कि मंत्री जी जिंदा हैं और झनक की हिरासत में हैं। ये एक बहुत बड़ा रिवील है। ऋषि समझ जाते हैं कि झनक ने कानून को हाथ में लिया, लेकिन सिर्फ न्याय और उनकी जान बचाने के लिए। लेकिन ठीक इसी वक्त दरवाजा जोर से खुलता है और अनिरुद्ध अंदर दाखिल होता है। उसकी आंखों में आग है। वो ताली बजाते हुए अंदर आता है। वाह, क्या
खेल खेला है तुम दोनों ने। एक तरफ मेरा चाचा जेल में है और यहाँ तुम दोनों पिकनिक मना रहे हो। अनिरुद्ध का ये रूप देखकर झनक सहम जाती है। अनिरुद्ध सीधे ऋषि की कॉलर पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। उसे लगता है ऋषि गद्दार है। झनक बीच में आ जाती है। नहीं अनिरुद्ध, हाथ मत लगाना इन्हें। ये देखकर अनिरुद्ध और भड़क जाता है। ओह, तो अब तुम अपने प्रेमी को बचाओगी। अनिरुद्ध की ये गलतफहमी कहानी को एक विस्फोटक मोड़ पर ले आई है। एक तरफ झनक है जिसने ऋषि की जान बचाई, दूसरी तरफ ऋषि है जो अब सच्चाई जान चुके हैं, और तीसरी तरफ अनिरुद्ध है जो दोनों को गद्दार समझ रहा है। और कोने में पड़ा है वो मंत्री जो इस सारे फसाद की जड़ है। क्या अनिरुद्ध ऋषि की बात सुनेगा या फिर गुस्से में कोई ऐसा कदम उठा लेगा जिससे मंत्री जी को भागने का मौका मिल जाए? सृष्टि को अगर पता चल गया कि ऋषि जिंदा है और मंत्री भी, तो क्या होगा? अगले हिस्से में हम देखेंगे अनिरुद्ध का पश्चाताप और इस महासंग्राम का अंतिम फैसला। तब तक के लिए बने रहिए मायरा टेली एक्सप्रेस के साथ। मायरा टेली एक्सप्रेस के मेरे सभी दोस्तों, झनक के इस सबसे निर्णायक और अंतिम पड़ाव में आपका स्वागत है। मैं हूं मायरा और आज हम उस पल के गवाह बनेंगे जब झूठ के सारे बादल छट जाएंगे और प्यार तथा त्याग का सूर्य अपनी पूरी चमक के साथ उदय होगा। पिछले हिस्से में हमने छोड़ा था उस धड़कने रोक देने वाले पल पर जब झनक उस गुप्त कमरे में मंत्री जी के सामने खड़ी थी और दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई थी। वो दस्तक किसी और की नहीं बल्कि अनिरुद्ध की थी। जी हाँ, अनिरुद्ध ने अपनी जासूसी और जिद से उस डॉक्टर को ट्रैक कर लिया था और आखिरकार उस ठिकाने तक पहुंच गया जहां मंत्री जी को छुपाया गया था। जैसे ही दरवाज़ा खुला और अनिरुद्ध ने अंदर कदम रखा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सामने बेड पर मंत्री जी को जिंदा, भले ही घायल अवस्था में देखकर अनिरुद्ध के दिमाग में चल रही सारी थ्योरीज एक पल में ध्वस्त हो गईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस मंत्री की हत्या के आरोप में उसका चाचा जेल में सड़ रहा है, वो यहाँ सही सलामत है। अनिरुद्ध का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो झनक की तरफ बढ़ा। उसे लगा कि झनक ने मंत्री जी के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ा गेम खेला है। वो झनक पर चिल्लाने ही वाला था कि तभी उस बड़े डॉक्टर ने बीच में आकर अनिरुद्ध को रोक दिया। डॉक्टर ने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अनिरुद्ध, रुक जाओ। तुम जिसे गद्दार समझ रहे हो, असल में वो तुम्हारी रक्षक है। और फिर डॉक्टर ने उस रात का वो सच उगला जिसे सुनकर अनिरुद्ध पत्थर का बुत बन गया। डॉक्टर ने बताया कि कैसे मंत्री जी ने अनिरुद्ध को मारने के लिए शूटर्स तैयार कर रखे थे और कैसे झनक ने एक ही पल में फैसला लिया कि वो मंत्री जी की जान बचाकर उन्हें मृत घोषित करवाकर अनिरुद्ध के सिर पर मंडरा रही मौत को टाल देगी। डॉक्टर ने वो धमकी भरा मैसेज भी दिखाया जो मंत्री जी के आदमी ने झनक को भेजा था। अनिरुद्ध ने जब सुना कि झनक ने ये सब, अंकुश की गिरफ्तारी, अपनी बदनामी और अनिरुद्ध की नफरत सिर्फ इसलिए सहा ताकि अनिरुद्ध जिंदा रह सके, तो उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। ये शो का सबसे भावुक सीन होगा। अनिरुद्ध, जो अभी तक गुस्से में था, अब घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। उसे अपने हर उस कड़वे शब्द पर पछतावा हो रहा था जो उसने झनक से कहे थे। उसे एहसास हुआ कि जब वो झनक को धोखेबाज कह रहा था, तब भी झनक चुपचाप उसकी जान की हिफाजत कर रही थी। झनक, जो अब तक पत्थर बनी हुई थी, अनिरुद्ध को टूटता देख पिघल गई। दोनों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ, लेकिन आंखों ही आंखों में सारी गलतफहमियां दूर हो गई। अनिरुद्ध ने कसम खाई कि अब वो इस बाजी को पलटेगा और झनक के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देगा। अब बारी थी एक्शन की। मंत्री जी, जो अब तक बेहोशी का नाटक कर रहे थे या सच में कमजोर थे, उन्होंने अनिरुद्ध और झनक को एक साथ खड़ा देखा तो समझ गए कि उनका खेल खत्म हो चुका है। अनिरुद्ध ने तुरंत अपना फोन निकाला और मंत्री जी का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसने मंत्री जी को मजबूर किया कि वो कैमरे पर कबूल करें कि ये मौत का नाटक क्यों रचा गया था और कैसे उन्होंने ही अंकुश को फंसाने की साजिश रची थी। अपनी जान बचाने के डर से और अनिरुद्ध के रौद्र रूप को देखकर मंत्री जी ने सब कुछ उगल दिया। उन्होंने कबूल किया कि सृष्टि मुखर्जी के कहने पर और अपने पापों को छुपाने के लिए उन्होंने ये पूरा जाल बुना था। जैसे ही ये कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ, अनिरुद्ध ने सीधे पुलिस कमिश्नर, जो ईमानदार हैं, उन्हें फ़ोन लगाया और उन्हें लाइव लोकेशन भेज दी। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गई, लेकिन इस बार पुलिस अंकुश को नहीं बल्कि उस जिंदा लाश यानी मंत्री जी को गिरफ्तार करने आई थी। मंत्री जी को गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि मंत्री जी जिंदा पाए गए तो अंकुश पर लगा हत्या का केस अपने आप ही खारिज हो गया। ये कानून का सीधा नियम है, बिना लाश के हत्या कैसी? और साजिश रचने का इल्जाम अब उल्टा मंत्री जी और उनके साथियों पर लग गया। अब दृश्य बदलता है बोस हाउस का। सुबह हो चुकी है। सृष्टि और अर्शी अभी भी अपनी जीत के नशे में हैं। उन्हें लग रहा है कि अंकुश तो गया और अनिरुद्ध अब उनके कंट्रोल में है। तभी घर का दरवाजा खुलता है। सामने अनिरुद्ध खड़ा है और उसके साथ कोई और नहीं बल्कि अंकुश है। ये देखकर सृष्टि के हाथ से चाय का प्याला छूटकर गिर जाता है।
अर्शी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि जिस आदमी को कल रात बेल नहीं मिली वो आज सुबह घर कैसे आ गया। तभी अनिरुद्ध आगे बढ़ता है और सबके सामने ऐलान करता है, मेरे चाचा बेगुनाह थे और ये साबित करने वाली कोई और नहीं, झनक है। अनिरुद्ध सबके सामने उस सच का पर्दाफाश करता है कि कैसे मंत्री जी जिंदा है और कैसे झनक ने अनिरुद्ध की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। सृष्टि का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे पता चल जाता है कि मंत्री जी पकड़े गए हैं और अब पुलिस कभी भी उसके दरवाजे पर आ सकती है। अनिरुद्ध सृष्टि की आंखों में आंखें डालकर चेतावनी देता है, अब तक मैं चुप था क्योंकि आप मेरी सास हैं, लेकिन जिसने मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अर्शी ये सुनकर सन्न रह जाती है। उसे पहली बार अपनी मां की साजिशों की गहराई का पता चलता है। कहानी का अंत एक बेहद खूबसूरत मोड़ पर होता है। अंकुश जो जेल से छूटने के बाद सीधे झनक के पास जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता था कि मेरी बेटी कभी गलत नहीं कर सकती। अनिरुद्ध भी वहां खड़ा है। वो झनक का हाथ थामता है, इस बात छुपकर नहीं बल्कि सबके सामने। वो झनक से माफी मांगता है और वादा करता है कि अब चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए वो झनक पर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ेगा। हालांकि मायरा टेली एक्सप्रेस के विश्लेषक के रूप में मैं आपको बता दूं कि ये अंत नहीं बल्कि एक नए संघर्ष की शुरुआत है। सृष्टि अभी शांत है लेकिन वो घायल नागिन की तरह है। मंत्री जी जेल में है लेकिन उनका नेटवर्क अभी भी बाहर है। और अर्शी के दिल में अनिरुद्ध के लिए जो प्यार या जिद है वो अब नफरत में बदल सकता है, क्योंकि अनिरुद्ध ने सबके सामने झनक को चुना है। लेकिन फिलहाल ये जीत सच्चाई की हुई है। झनक का वो चिट्ठी वाला प्लान जिसे सबने बेवकूफ़ी समझा था, असल में एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ जिसने एक तीर से दो शिकार किए, अनिरुद्ध की जान भी बचाई और मंत्री जी को बेनकाब भी किया। तो दोस्तों, ये थी झनक के इस धमाकेदार ट्रैक की पूरी कहानी। आपको ये स्क्रिप्ट और ये ट्विस्ट कैसा लगा? क्या अनिरुद्ध को अब अर्शी को तलाक दे देना चाहिए? अपनी राय कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं मायरा और आप देख रहे थे मायरा टेली एक्सप्रेस। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गर्मा गर्म अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए।